नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश राजकाज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खास पेशकश राजकाज में आज बात करेंगे हिंसा की आग में जलते पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, जिससे कहा जा सकता है सरकारी तंत्र फेल, किसने बिगाड़ा खेल। जुलाई माह की शुरुआत तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हिंसा की आग में जलते मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने यहां पर 2 दिन का समय बिताया। इस दौरान राहुल ने रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की थी। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद से ही वहां हालात तनावपूर्ण होते चले गए। जानकारों का मानना था कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि बातचीत को कोई तैयार ही नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि इस हिंसा का कारण क्या रहा और यह कैसे शांत हो सकती है। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से भी ज्यादा है। यह गैर जनजातीय समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजातीय समुदाय के कुकी और नगा घाटी में भी बच सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर जब भारत का हिस्सा बना था, उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एससी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर यानी STDCM ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मैतेई या मीतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन इसे लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया था। STDCM ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई या मीतेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना और एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से ST का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच के लिए दंगों के बाद 4 जून को एक आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय लांबा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह आयोग 3 मई और इसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा और दंगों के कारणों की जांच कर रहा है। इसके बाद 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच शांति बनाने और समुदायों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया। हालांकि कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप ने अलग अलग कारणों से शांति समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का 4 दिन का दौरा किया था। उनके निर्देश के बाद केंद्र ने मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। 27 जून को असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बंदूक, हथियार और विस्फोटक जब्त किए थे। हालांकि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन हथियारों को मणिपुर ले जाया जा रहा था। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के पहले अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय सिंह का कहना है कि यह समय आग के बदले आग का नहीं बल्कि शांति बनाए रखने का है। उन्होंने कहा था, हमें साथ बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। जब गृह मंत्री मणिपुर आए और उन्होंने शांति समिति के गठन का ऐलान किया तो ये अच्छा कदम है। उम्मीद है कि शांति समिति काम करेगी। उन्होंने कहा था कि जातीय संघर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है। हम बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों वाले माहौल में रह रहे हैं, इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि कुकी विधायकों से बात की जानी चाहिए।
वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के सलाहकार रह चुके रजत सेठी का कहना था कि ये अब कुकी मैतेई की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि इसमें बाहरी खिलाड़ी भी कूद चुके हैं। भारत के बाहर जो निहित स्वार्थ हैं वो शांतिपूर्ण भारत नहीं चाहते। सेठी का कहना था कि राजनीति भले ही समस्या का हिस्सा है, लेकिन समाधान का रास्ता भी है। जनप्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए, भीड़ से समस्या के समाधान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। करीब 1.5 महीने से चल रहे मणिपुर हिंसा और राज्य में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनने के बाद 24 जून को सरकार द्वारा पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों ने भी शिरकत की थी। लंबे समय से विपक्ष द्वारा सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही थी और आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। मणिपुर झड़प को रोकने के लिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच फिर से समन्वय बिठाने के लिए गहनता से चर्चा की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में हो रहे हिंसा का निरीक्षण करने के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे हैं। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास तथा सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर भी इस जांच आयोग कमेटी का हिस्सा हैं। जांच कमेटी इन बिंदुओं पर मणिपुर हिंसा का निरीक्षण कर रही है, वो भी आपको बताते हैं। जांच आयोग ये पता करेगा कि किस स्थिति में मणिपुर हिंसा भड़की, क्या वजह रही। यही है कि मणिपुर हिंसा बद से बदतर होती चली गई और हालात बिगड़ते चले गए। आयोग इसका भी निरीक्षण करेगी कि क्या मणिपुर हिंसा के फैलने के पीछे किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा तो नहीं। कमेटी यह भी निरीक्षण करेगी कि सरकारी कर्मचारी ने मणिपुर हिंसा के समय अपनी ड्यूटी सही से निभाई या नहीं। साथ ही इस आयोग में कोई भी शख्स सबूत के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच आयोग को अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसका हेडक्वार्टर इम्फाल में होगा। 29 मई 2023 से 1 जून 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य का दौरा किया था। परिस्थिति का निरीक्षण लेने के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शांति समिति के गठन की भी घोषणा की थी। मणिपुर शांति समिति की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल कर रही हैं। इस समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के कुछ नेता भी शामिल हैं। इस समिति में सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सिविक सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार तथा सभी जातीय समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को भी शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य है विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामंजस्य बैठाना और वार्तालाप को सुलभ कराना। शांतिपूर्ण वार्ता कर विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामाजिक एकता बैठाना तथा आपसी समझ को मजबूत करके मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकना था। इस आयोग का ये प्रमुख मकसद रखा गया था। मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में अभियान तेजी से चलाए गए, जिसमें 1000 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए और करीब 15,000 गोला बारूद और कई प्रकार के 250 बम भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों द्वारा मणिपुर में शांति बहाली के लिए लगातार अभियान चलाया गया। मणिपुर राज्य की कुल आबादी 28 लाख है, जिसमें मैतेई समुदाय की कुल आबादी लगभग 53% है, जबकि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियों की आबादी मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 30% है। कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के लिए विरोध में है। इसलिए जब मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में निर्देश दिया गया तो कुकी और मैतेई समुदाय में हिंसा भड़क उठी। इन जनजातीय लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण दिया गया तो सभी सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों पर मैतेई समुदाय का अधिकार हो जाएगा और कुकी समुदाय और सभी अन्य जनजातीय समुदाय इन पदों से वंचित रह जाएंगे। मैतेई समुदाय पिछले 10 सालों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रही है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। दलील ये दी जाती है कि मैतेई समुदाय को उनकी संस्कृति, पूर्वजों की जमीन, उनकी परंपरा और उनकी भाषा को बचाने के लिए ये जरूरी है। मैतेई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ के कारण कुकी और अन्य जनजातीय समुदायों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और मैतेई समुदाय की संख्या अपने ही राज्य में धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसका परिणाम ये होगा कि वो अपने ही घर में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिससे वो अपनी संस्कृति और परंपरा को बचा सके। कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय पहले से उन्नत है, फिर उसे आरक्षण क्यों चाहिए। कुकी समुदाय का कहना है कि आरक्षण प्राप्त होने के बाद मैतेई समुदाय उनकी सारी जमीनों को हड़प लेगा
इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। जबकि मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि आरक्षण का विरोध सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध तरीके से बस्तियां बनाकर कब्जा कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राज्य में फैली यह हिंसा कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ की जनजातीय समुदायों ने नाराजगी जताई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ी और कस्बाई इलाकों में कई जनजातीय समुदायों ने कब्जा कर रखा है, जिसे सरकार द्वारा खाली कराया जा रहा है। इन जमीनों पर ज्यादातर कुकी समुदाय का कब्जा है और यही कारण है कि यहाँ तनाव अधिक पैदा हुआ, जिसके पश्चात चूरा चांदपुर इलाके में हिंसा फैली। मार्च 2023 को कई संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि मणिपुर में एनआरसी को लागू किया जाए, क्योंकि मणिपुर की संस्कृति और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए ये जरूरी है। कई संगठनों का ऐसा दावा है कि मणिपुर में 24.5% की वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ रही है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या की अचानक बढ़ोतरी हो रही है। जानकारों का कहना है कि म्यांमार सीमा के पार से कुकी समुदाय बड़ी संख्या में अवैध रूप से मणिपुर में पलायन कर रहा है और मणिपुर के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। हाल ही में मणिपुर सरकार द्वारा इन अवैध बस्तियों को खाली कराने का अभियान भी शुरू किया गया था। इसमें वो क्षेत्र भी हैं जहां मैतेई और मुस्लिम समुदाय रहते हैं, लेकिन केवल कुकी समुदाय इसका विरोध कर रही थी। म्यांमार सीमा में अचानक जनसंख्या पिछले 2 दशकों में बढ़ी है। इस वृद्धि का कारण है अवैध पलायन और यही वजह है कि मैतेई समुदाय एनआरसी की मांग कर रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच विपक्ष लगातार राज्य सरकार की घेराबंदी में जुटा था। विपक्ष लंबे समय से मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हिंसा के बीच सीएम के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सैकड़ों महिलाएं इलाके में मार्च कर रही थी और विरोध में बैठी थी। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि मणिपुर में शांति के लिए कुकी समुदाय और मैतेई समाज से बैक चैनल के माध्यम से बातचीत शुरू की जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कुकी समुदाय के प्रतिनिधि, विधायक, सिविल सोसाइटी के लोगों के मिलने की भी चर्चा थी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि बैक चैनल के माध्यम से सीएम बीरेन सिंह मैतेई समाज के वरिष्ठ लोगों, विधायकों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलने की कोशिश में थे। वहीं विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री राज्य में हिंसा का दौर रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसी बीच मणिपुर हिंसा के बीच राहत शिविरों में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी राहुल के दौरे को राजनीति से प्रेरित बता रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित रिलीफ कैंप में पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। इससे पहले वो चूरा चांदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंसा में विस्थापित लोगों से मुलाकात की थी, जिसके कुछ देर बाद वो इंफाल पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी के काफिले को राज्य की राजधानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर में रोक लिया गया था। पुलिस ने हिंसा की आशंका के कारण इसे रोका था, जिसके बाद वो वापस इंफाल आए और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चूरा चांदपुर पहुंचे थे। राहुल गांधी एक राहत शिविर में गए और विस्थापित लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद राहुल गांधी को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टर से इंफाल भेजा गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। बिष्णुपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे। कुछ प्रदर्शनकारी चाहते थे कि गांधी को चूरा चांदपुर जाने दिया जाए, जबकि अन्य ने उनकी यात्रा का विरोध किया था। गांधी के समर्थकों ने विष्णुपुर में प्रदर्शन कर मांग की थी कि उन्हें चूरा चांदपुर जाने की अनुमति दी जाए।
राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में गांधी की यात्रा को विफल करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर भाजपा ने दावा किया था कि गांधी को हेलीकॉप्टर से जाने के लिए कहा गया क्योंकि उनकी यात्रा का विभिन्न वर्गों ने विरोध किया था, लेकिन वो सड़क मार्ग से जाने यात्रा करने पर अड़े हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, हम राहुल गांधी को आगे बढ़ने देने का जोखिम नहीं उठा सकते। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को कई दिनों तक जलाए रखा, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। पीएम भारत को फेल कर चुके हैं और पूरी तरह खामोश हैं। हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। इसके अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रमन सिंह का भी राहुल के मणिपुर दौरे को लेकर बयान आया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जानबूझकर सुधर रहे हालातों को खराब करने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल की यात्रा पर सवाल उठाए थे। विपक्ष के हमले के बीच ही सीएम एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। मणिपुर की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जून माह के आखिर में 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में सपा और आरजेडी ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की थी, साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की थी। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर सीएम बीरेन सिंह ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि आज गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर मणिपुर में जमीनी स्तर पर बनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमित शाह जी की कड़ी निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार पिछले सप्ताह में हिंसा को काफी हद तक कम करने में सक्षम रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीट जीतकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी 2017 में कांग्रेस की 28 सीटों की तुलना में सिर्फ 21 सीटें होने के बावजूद 2 स्थानीय दलों एनपीपी और एनपीएफ के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि 2022 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और राज्य की सत्ता पाने में कामयाब रही और सीएम पद पर बीरेन सिंह की ताजपोशी हुई। अब आपको एक बारगी दिखाते हैं सीएम बीरेन सिंह के बारे में। सीएम बीरेन सिंह साल 1961 में मणिपुर के लुआ संगमम ममंग लेइकाई में एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। बीरेन सिंह को बचपन से ही फुटबॉल में दिलचस्पी थी। जब वो 18 साल के थे तब मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक मैच के दौरान सीमा सुरक्षा बलों की फुटबॉल टीम में चुन लिए गए। वो राज्य के बाहर खेलने वाले मणिपुर के पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने 1992 तक राज्य टीम के लिए खेलना जारी रखा। वो पूर्व फुटबॉलर और खिलाड़ी होने के साथ ही पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। बीरेन सिंह 2002 में डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और हिंगांग से विधानसभा चुनाव जीते। 2003 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने 2007 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हिंगांग से विधायक बन गए। 2012 में उन्होंने तीसरी बार चुनाव जीता, लेकिन मौजूदा सीएम के खिलाफ सत्ता संघर्ष में वो शामिल थे। इबोबी सिंह को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। अक्टूबर 2016 में बीरेन ने एक बार फिर जोखिम लिया और तमाम तरह के असंतोष जाहिर करते हुए इबोबी सिंह सरकार और कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2016 में ही वो आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में हिंगांग से अपनी सीट बरकरार रखी और वो भाजपा के गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने। वो मणिपुर में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर जातिगत हिंसा का कारण पिछले कई दिनों से धधक रहा है। मई महीने की शुरुआत में हुई इस हिंसा अब थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा के चलते राज्य में फैली अशांति और तनाव के चलते प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए थे। राज्य में फैले तनाव को देखते हुए सरकार ने 30 जून को आगामी 8 जुलाई तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया था। कुल मिलाकर मणिपुर में जो हालात पैदा हुए उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुआ और स्थानीय प्रशासन और सरकार हिंसा रोकने में असफल साबित हुई। राजकाज की खास पेशकश शीर्ष आंध्र प्रदेश हिंसा विशेष में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार रविवार फिर हाजिर होता हूं ऐसे ही किसी राजकाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।